welcome everyone. Welcome to Agriculture Adda 24/7. I am डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और फाइनली आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीड साइंस. बहुत टाइम से हम एंटोमोलॉजी कर रहे थे, जेनेटिक्स उससे पहले किया था, लेकिन सीड साइंस की फाउंडेशन लेवल की टर्न अभी तक नहीं आई थी. तो अपनी नोटबुक्स लेके बैठ जाइए, अपना पेन जो है अपने साथ रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फाउंडेशन लेवल पर सीड साइंस में अब से हम पढ़ने वाले हैं. ये जो क्लासेस हैं, जैसे अगर हम नाबार्ड एआरडी की बात करें तो उसमें भी आपको सीड साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. अगर आईबीपीएस एसओ एएफओ की बात करें तो एएफओ में भी आपको सीड साइंस के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. अगर हम टीए की बात करें तो उसमें भी सीड साइंस होता है. इवन सुपरवाइजर में भी कुछ पोर्शन सीड साइंस का होता है. तो लगभग अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का और एग्रीकल्चर क्रॉप्स का सबसे बेसिक इनपुट सीड, वहां से तो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हर एग्जाम में. और अगर आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो तो आपको सीड का फाउंडेशन आना चाहिए. सीड होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इसकी चीज़ें या करेक्टर्स होते हैं, वो सब आपको आना चाहिए बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट. आज आपकी सीड साइंस की पहली क्लास है और सबसे पहले आप सब क्या करेंगे, सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंट मार्क करेंगे और ये प्रॉमिस करेंगे कि आप रेगुलर रहेंगे, डेली इस क्लास को देखेंगे. आपको कोई बैकलॉग नहीं करना है, बैकलॉग नहीं लगाने की अरे रह गया. तो ये बहुत कम क्लासेस होंगी, लाइक 6 क्लासेस का जो है मैं आपको फाउंडेशन एक बेसिक तैयार कराऊंगी सीड साइंस का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. आर यू रेडी फॉर दिस? कमेंट सेक्शन में वाई टाइप कर दीजिए सभी अगर आप सीड साइंस पढ़ने के लिए तैयार हैं. आवाज वगैरह सब सही से आ रही है? चलिए, वाई टाइप कर दो फटाफट से. उसके बाद अगर आपने सेशन को लाइक करके अपनी प्रेजेंट लगा दी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. साथ ही साथ अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करना है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सभी अमेजिंग से फीचर्स जो है वो देती है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सीड साइंस में कि सीड है क्या. सबसे पहली चीज है सीड का डेफिनेशन कि सीड है क्या. तो अगर हम सीड की डेफिनेशन की बात करें सबसे पहले, तो सीड को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, तो सीड को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है. एक होता है बॉटनी वे से, जिसे हम बोटैनिकल डेफिनेशन कहते हैं कि बॉटनी में सीड क्या है, क्या हिस्से हैं उसके. और दूसरी होती है हमारी एग्रोनॉमिकल या एग्रीकल्चरल डेफिनेशन. ठीक है, तो ये दो तरह की डेफिनेशन हम बीज की, एक सीड की पढ़ते हैं. इतना लिख लिया. अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं किसकी, हमारे बोटैनिकल डेफिनेशन ऑफ सीड के बारे में. अगर हम बोटैनिकल डेफिनेशन की बात करें, यानी जो बॉटनी होती है जिसमें आप पौधों के बारे में पढ़ते हो, वो वाली जो शाखा है उसमें बीज को क्या कहा जाता है. बोटैनिकल डेफिनेशन में सीड इज डिफाइंड एज, लिख लो जल्दी से, लिखना है साथ साथ में. अगर मैं लिख रही हूं तो तुम्हें भी साथ साथ में लिखना होगा. तो सीड इज डिफाइंड एज the matured, ripened ovule. क्या है? ओव्यूल. तो जब आप एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो, उसमें जो ये फीमेल पोर्शन होता है और ये ओवरी होती है, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, जब ये फ्लावर के ओव्यूल्स मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो ये ओव्यूल जो हैं ये परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, एक बीज बनाते हैं. क्या बनाते हैं? एक बीज बनाते हैं. तो सीड इज डिफाइंड एज द मैच्योर राइपन्ड ओव्यूल. ठीक है, अब ये डेफिनेशन यहीं पर खत्म नहीं होती है. उसके बाद सीड इज डिफाइंड एज अ मैच्योर राइपन्ड ओव्यूल विच कंसिस्ट्स ऑफ, जिसके अंदर क्या क्या होता है सीड के अंदर, विच कंसिस्ट्स ऑफ एम्ब्रियो. क्या क्या होता है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट. एम्ब्रियो,
एंडोस्पर्म एंड सीड कोट, जिसके बारे में अभी हम पार्ट्स ऑफ सीड में पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर ये तीन चीजें होती हैं, एक बीज के अंदर ये तीन चीजें होती हैं, दैट इज एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, जो है एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन। क्या है कि हमारे कृषि में इसे क्या कहा जाता है, बीज को क्या कहा जाता है। तो अगर हम एग्रोनॉमिकल या एग्रीकल्चरल डेफिनेशन की बात करें तो सीड इज अ प्रोपेग्यूल। क्या है सीड? एक प्रोपेग्यूल, दैट इज यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन, या प्रोपेगेशन ही बोलेंगे। ठीक है, सो अगर हम एग्रोनॉमी में बोलें तो ये क्या है, ये प्रोपेगेशन करने की एक बेसिक यूनिट है। यानी इन एग्रोनॉमी सीड कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। सीड पौधे का कोई भी भाग हो सकता है, which can be used to produce a new plant. ओके, तो क्या सीखे आप? हमने सीड की डेफिनेशन पढ़ी, बोटैनिकल एंड एग्रोनॉमिकल, बॉटनी वाली, पौधों वाली और कृषि वाली। पौधों वाली में हमने बोला कि ये एक परिपक्व ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो यानी हिंदी में भ्रूण, एंडोस्पर्म जो कि उसको खाना देता है, एंड सीड कोट जो बाहरी परत है जो प्रोटेक्शन देती है, रक्षा करती है भ्रूण की यानी एम्ब्रियो की। और फिर हमने एग्रोनॉमी में पढ़ा कि सीड बीज कोई भी पार्ट हो सकता है, ये लीफ कटिंग भी हो सकती है, रूट जड़ भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकती है, उन सबको हम बीज मानेंगे जिससे भी हम एक नया पौधा उगा सके। तो ये एक प्रोपेग्यूल है, ये क्या है? यूनिट ऑफ प्रोपेगेशन है। ठीक है, लिख लिया? चलो टाइम देती हूँ तुम्हें 1 मिनट का, आधे मिनट का। अच्छा, मेरे साथ साथ भी तो तुम लिख रहे होंगे, बोटैनिकल और एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन है ना। चलो लिख लो, शाबाश। जिन्होंने लिख लिया वो आगे लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अ सीड, है ना, सीड के बीज के भाग। चले आगे। चलो, जिनकी स्पीड स्लो है वो एक बार फिर से सेशन को देख के कवर अप कर लेना, अपने नोट्स बना लेना। हैंड रिटन नोट सबके बने होने चाहिए। अगर सीड साइंस को एक ही बारी में खत्म करना चाहते हो पढ़ के, कि बस उसके बाद कभी कोई सेशन ना देखना पड़े, कभी ना पढ़ना पड़े, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक में खुद लिखनी है ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ अ सीड, यानी बीज के भाग। पार्ट्स ऑफ अ सीड या नॉर्मली लिखो पार्ट्स ऑफ सीड, बीज के भाग। तो कितने भाग बताए मैंने? बीज के मैंने कितने भाग बताए? शाबाश, 3 भाग। कितने भाग बताए? 3 पार्ट्स बताए। अब उसमें से पहला पार्ट था एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को हिंदी में कह रहे थे भ्रूण। क्या कह रहे थे? भ्रूण। उसके बाद था एंडोस्पर्म। क्या था? एंडोस्पर्म। और तीसरा था सीड कोट। क्या था तीसरा? सीड कोट। लिखिए। अब देखो, अगर हम एम्ब्रियो की बात करें तो ये एक्चुअल हीरो है, ये प्री प्लांट है, यानी यही वो हिस्सा है जो प्लांट बनेगा, जो पौधा बनेगा। यही भ्रूण ही वो हिस्सा है जो बीज के अंदर पौधा बनेगा फिर आगे। ठीक है, एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म इज अ फूड टिश्यू, जो भ्रूण को खाना देता है। फूड टिश्यू, जो भ्रूण को खाना देता है, वो टिश्यू होता है एंडोस्पर्म। एक और यहां पर एंडोस्पर्म जैसा टिश्यू होता है, दैट इज पेरिस्पर्म। कभी कभी वो भी देता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द खाना जो है वो एंडोस्पर्म देता है। मोस्ट ऑफ द खाना कौन देता है? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपको एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है, और वो क्या है? इसको हम ऐसे लिखेंगे,
ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये जो एंडोस्पर्म होता है, ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसे नेचर का? ट्रिप्लॉइड। ट्राई मतलब 3, यानी इसके अंदर 3 सेट होते हैं गुणसूत्रों के, 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। कितने सेट होते हैं गुणसूत्रों के, क्रोमोसोम्स के? 3 सेट्स होते हैं। तो ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। इसकी स्टडी की गई। ये जो टिश्यू है ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। इसके अंदर गुणसूत्रों के 3 सेट पाए जाते हैं। ओके जी। अब आता है एम्ब्रियो की। हम बात कर रहे थे कि एम्ब्रियो क्या है? प्री प्लांट है। अब पौधे की 2 मेन चीजें, एक तो तना और दूसरी हो गई जड़। ठीक है, स्टेम को हम शूट भी बोल सकते हैं, स्टेम या शूट बोल देंगे, शूट एंड रूट, है ना, राइम करेगा। तो पौधे की एक तो तना तैयार होगा, एक तो नीचे जड़ें तैयार होगी। पहले जड़ें तैयार होगी, फिर थोड़ा थोड़ा तना तैयार होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एम्ब्रियो का वो हिस्सा जो शूट बनाएगा वो है प्लीम्यूल। क्या है? प्लीम्यूल। और जो एम्ब्रियो की रूट बनाएगा वो है रेडिकल। वो क्या है? रेडिकल। तो आप देख सकते हो कि एम्ब्रियोनिक शूट को हम प्लीम्यूल बोलते हैं और एम्ब्रियोनिक रूट को हम रेडिकल बोलते हैं। जो चीज जड़ें बनाएगी भ्रूण की वो रेडिकल, और जो चीज, जो हिस्सा जो है शूट तना बनाएगा वो प्लीम्यूल। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एम्ब्रियोनिक रूट कौन है, एम्ब्रियोनिक शूट कौन है। आ गया समझ में? ओके जी। तो ये हो गए भाग। कितने हो गए भाग? इतना लिख लिया। अब बात करते हैं सीड कोट के बारे में। सीड कोट क्या है? तीसरे नंबर पे सीड कोट है आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग। और ये क्या देती है? फॉर प्रोटेक्शन। ये रक्षा करती है अंदरूनी भ्रूण की, बाहर से रक्षा करती है। अब यहां से क्या क्वेश्चन आता है? जो सीड कोट है उसे हम सीड का इंटेग्यूमेंट भी बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट एक ही बात है, सीड का इंटेग्यूमेंट। अब यहां तक हो गया। सीड कोट और सीड इंटेग्यूमेंट, आउटर कवरिंग एंड यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, प्रोटेक्शन किसकी? लिख लो ये भी, प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो। अब ये जो सीड कोट होता है ये भी 2 प्रकार का होता है डाइकोटिलिडनस क्रॉप्स में। अब ये डाइकॉट क्या है और मोनोकॉट क्या है, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। इसको 1 मिनट के लिए पढ़ो। पढ़ो, हमने क्या क्या पढ़ा पार्ट्स ऑफ सीड्स में, रिवाइज करो। एम्ब्रियो को भ्रूण कह रहे थे, एम्ब्रियो को भ्रूण कह रहे थे जिसने पौधा बनना है, प्री प्लांट है वो। एंडोस्पर्म खाना दे रहा है, फूड टिश्यू है और ट्रिप्लॉइड है। सीड कोट जो है उसे सीड इंटेग्यूमेंट कह रहे हैं, आउटर कवरिंग है प्रोटेक्शन के लिए। एम्ब्रियो की जो शूट होती है उसे प्लीम्यूल कहते हैं। एम्ब्रियोनिक जो रूट होती है उसे रेडिकल कहते हैं। यहां तक हो गया। अब देखो, जो रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूट कैप होती है ना, रूट के ऊपर, रेडिकल के ऊपर एक कैप लगी होती है जिसे कहते हैं कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा क्या हो गया? आपका रूट कैप। और शूट को प्रोटेक्ट करने के लिए, शूट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो शूट कैप होती है, शूट कैप, उसे हम कहते हैं कोलियोपटाइल। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि जो रेडिकल को प्रोटेक्ट करती है, एक ऊपर से कैपिंग जैसी, कैप जैसी, टोपी टाइप की, वो कोलियोराइजा है और शूट कैप कोलियोपटाइल है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ रहा है? लिखो फटाफट से। रेडिकल, प्लीम्यूल, कोलियोराइजा, कोलियोपटाइल। देखो, कोलियोपटाइल, प्लीम्यूल, कोलियोराइजा और र से रेडिकल, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए पार्ट्स ऑफ सीड्स। अब हमने आगे क्या पढ़ना है कि सीड कोट जो है वो 2 टाइप का होता है, लेकिन किस में? डाइकॉट वाले में, है ना। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जो मैं बताती हूँ आपको, पहले लिख लो। 2 तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, आराम से करेंगे। फाउंडेशन क्लास है, बेसिक्स को आराम से सीखेंगे।
ठीक है जी, बेसिक्स को हम बिल्कुल आराम से सीखेंगे। चलें आगे, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर से देख लेना क्लास और पढ़ लेना। ओके, सो एक वर्ड होता है प्लांट्स में जिसे कहते हैं कॉटिलीडॉन। क्या होता है? कॉटिलीडॉन। ये जो कॉटिलीडॉन है, ये इसे हिंदी में कहते हैं बीज पत्री। क्या कहते हैं इसे? बीज पत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज पत्री कहते हैं। अब ये जो कॉटिलीडॉन है, ये जो बीज पत्री है, ये इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रू लीफ। मतलब ये पत्ते जैसा नहीं होता है, लेकिन जो पहला ट्रू लीफ जो पत्ते बनाएगा, फर्स्ट ट्रू लीफ जो है, जो रीजन है, उसे हम कॉटिलीडॉन कहते हैं। अब कभी आपने राजमा को अगर तोड़ के देखा हो तो वो दो हिस्सों में टूट जाता है। जो राजमा होता है वो दो हिस्सों में टूट जाता है। अगर मटर का बीज देखोगे, वो भी दो हिस्सों में उसका बीज जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, जो बीज दो हिस्से में, चना हो गया, दो हिस्से में टूट गया, एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर। अब मैंने आपके लिए बड़ी वो लेकर आई थी, सीड की डेफिनेशन हमने कर ली है भाई। इसको करते हैं बाद में, अभी नहीं आया ये। कंपोनेंट्स ऑफ सीड कर लिया, एंडोस्पर्म, फ्यूचर प्लांट होता है, सीड कोट, बीजावरण होता है, ये कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चंस में लेकर आई हूँ डायग्राम चलो क्वेश्चंस में दिखाऊंगी, और क्वेश्चंस हो सकता है कि हम कल की क्लास में करें। अभी आप पढ़ने पे ध्यान दो, आज आपकी पहली क्लास है, साथ साथ में क्वेश्चंस भी होंगे, लेकिन पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस, पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो है वो कल की क्लास में लेकर आऊंगी। ओके जी, हाँ। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट ट्रू लीफ हो गया। अब कॉटिलीडॉन जो है या तो एक हो सकता है या तो दो हो सकते हैं। जिनका दो में टूट जा रहा है जैसे बीन्स, वो दो हो गए। जिनका नहीं टूट रहा है जैसे कॉर्न है ना, जो मक्का है, मक्का का बीज दो में नहीं टूटता, वो एक ही होता है, सिंगल। मक्का का बीज जो है वो एक ही होता है ऐसे सिंगल, वो नहीं टूटता दो में, तो वो मोनोकॉट है। तो बेस्ड ऑन द कॉटिलीडॉन देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, मोनोकॉट सीड्स and dicot seeds मोनोकॉट मतलब एक कॉटिलीडॉन, हैविंग कि बीज के अंदर सिर्फ एक कॉटिलीडॉन है। डाई का मतलब होता है दो, यानी दो कॉटिलीडॉन है। डाइकॉट का मतलब क्या हो गया कि भाई दो कॉटिलीडॉन्स हैं यहां पर। अब ज्यादातर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं वो डाइकॉट होती हैं, खासकर सब्जियां तो दो चार ही हैं ऐसी फैमिलीज जो मोनोकॉट हैं, बाकी सारी वेजिटेबल डाइकॉट हैं। चाहे आप रूट क्रॉप्स की बात करो, बल्ब क्रॉप्स की बात करो, कुकुरबिट्स की बात करो, कोल क्रॉप्स की बात करो, ठीक है, पालक, स्पिनच, सब डाइकॉट है ना। तो फिर मोनोकॉट कौन है? क्या एग्जाम्पल होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स के? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा रही हूं, और आपका ये होमवर्क क्वेश्चन भी है कि आपको कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल्स लिखने भी हैं जो यहाँ पे रह गए। आपको पता है कि मोनोकॉट कौन है और डाइकॉट कौन है। ऐसा करना, जो मोनोकॉट ज्यादातर जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स है वो लिख देना, जो भी आपको याद है वो लिख देना। मोनोकॉट कौन है, डाइकॉट तो सारे ही होते हैं, तो मोनोकॉट वाले लिखने हैं आपको सिर्फ। ठीक है, तो व्हाट इज योर होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस सेशन? आपको कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है इस क्लास के एंड होने के बाद कि कौन कौन से मोनोकॉट सीड्स होते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे अगर हम वेजिटेबल्स में बात करें, अगर हम सब्जियों की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, तो वेजिटेबल्स में जैसे जो, सॉरी मैंने बल्ब क्रॉप्स डाइकॉट बोल दिया, आई एम सो सॉरी। जो अनियन होता है, यानी जो बल्ब क्रॉप्स होती हैं वो मोनोकॉट होती हैं, मैं भी ना, यानी अनियन एंड अदर बल्ब क्रॉप्स, यानी जैसे गार्लिक हो गया, लीक हो गया, है ना, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, तो इनकी फैमिली होती है एलिएसी। क्या होती है इनकी फैमिली? एलिएसी होती है। और एलिएसी फैमिली के मेंबर्स अनियन, गार्लिक, चाइव, लीक, शैलेट, ये सब जो है मोनोकॉट होते हैं। इनके बीज कैसे होते हैं? मोनोकॉट। उनके अंदर दो कॉटिलीडॉन नहीं होते, वो नहीं टूटता है दो में। ओके, उसके बाद आता है लिलिएसी फैमिली। जो भी लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, जैसे एस्पैरागस, वो भी क्या होता है? मोनोकॉट होता है। क्या होता है? इसके अंदर भी एक ही कॉटिलीडॉन होता है एस्पैरागस के सीड्स के अंदर। ओके, अब तीसरी फैमिली आ गई आपकी ट्यूबर क्रॉप्स की, अरेसी।
अरेसी फैमिली, जो ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द ट्यूबर क्रॉप्स, जैसे आपकी एलिफेंट फुटियाम हो गई, एलिफेंट फुटियाम हो गया, या आपका कोलोकेशिया हो गया, कोलोकेशिया जिसे हम तारो भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब किस में आ गई, अरेसी फैमिली में। और ये क्या है, सारी मोनोकॉट वेजिटेबल्स हैं। ये सब क्या है, मोनोकॉट वेजिटेबल्स हैं, एलिएसी, लिलिएसी, अरेसी। अब इसके बाद द लास्ट मोनोकॉट वेजिटेबल, इट इज योर डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिएसी। इसके अंदर आता है याम, क्या आता है इसके अंदर, याम, ठीक है। इसके अलावा जैसे एलिफेंट फुटियाम है, या आपका टेनिया है, ये सब आते हैं अरेसी में, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके मोनोकॉट वेजिटेबल्स, राइट डाउन। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट वेजिटेबल, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मोनोकॉट वेजिटेबल के, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देती हूँ, बल्ब क्रॉप्स लाइक गार्लिक, ठीक है, चाइव, लीक, शैलेट, ठीक है। ये सब क्या हो गए, मोनोकॉट हो गई, क्या हो गई, मोनोकॉट हो गई, समझ गए। प्याज, लहसुन, एस्पैरागस, एस्पैरागस एक स्टेम वेजिटेबल होती है, उसका हम तना खाते हैं, स्टेम खाते हैं, जिसे स्पीयर्स कहा जाता है, ठीक है। अब मोनोकॉट फ्रूट्स की बात करें तो जैसे डेट पाम हो गया, है ना, बनाना हो गया, बनाना भी मोनोकॉट होता है। अगर एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स की बात करें तो मक्का हो गया, मेज हो गया, मोनोकॉट होता है। तो ये मोनोकॉट है। बाकी मोस्ट ऑफ द जो वेजिटेबल्स हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैं, वो सारे कैसे होते हैं, डाइकॉट होते हैं नेचर के। कैसे होते हैं, डाइकॉट नेचर के होते हैं। डन होगी ये बात, मोनोकॉट डाइकॉट समझ में आ गया। कॉटिलिडॉन इज अ ट्रू लीफ, फर्स्ट ट्रू लीफ बीजपत्री, एक बीजपत्री इज मोनोकॉट, द्विबीजपत्री इज डाइकॉट। एग्जांपल्स आपके सामने है, कमेंट सेक्शन में बाकी के आपको लिखने हैं, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट, उसमें ओनली वन सीड कवरिंग होती है, उसमें एक सीड कवरिंग होती है। लेकिन जो डाइकॉट सीड होता है, जो डाइकॉट सीड होता है, उसके अंदर जो है टू सीड कवरिंग्स होती हैं, टू सीड कवरिंग्स। यहां से क्वेश्चंस आते हैं कि जो ये टू सीड कवरिंग्स हैं, है ना, दो सीड कवरिंग्स हैं, दो बीज को बचाने के लिए कवरिंग है। एक बाहर वाली साइड होती है आउटर कवरिंग, एक अंदर वाली साइड होती है इनर कवरिंग। आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग क्या होती है, आउटर कवरिंग एंड इनर कवरिंग। तो जो आउटर कवरिंग होती है उसे कहा जाता है टेस्टा। क्या कहा जाता है, टेस्टा। और जो इनर कवरिंग, अंदर वाली जो लेयर होती है, परत होती है, उसे कहा जाता है टैगमेंट, है ना। याद रखना, जो टैग होता है वो कपड़ों के अंदर लगा होता है, और जो टेस्ट देने आप जाते हो वो घर से बाहर ही जाके टेस्ट देना पड़ता है। कोई भी टेस्ट है, चाहे वो जीवन का टेस्ट है, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, वो आपको बाहर जाके देने पड़ते हैं। तो आउटर कवरिंग का नाम टेस्टा हो गया और अंदर वाली कवरिंग का नाम टैगमेन हो गया। लिखो इसको और मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है, बताओ, शाबाश। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने सीड की बोटैनिकल और एग्रोनॉमिकल डेफिनेशन पढ़ी, सीड के पार्ट्स पढ़े, ठीक है, उन पार्ट्स के अंदर के भी पार्ट्स पढ़े, रूट, शूट, रूट कैप, शूट कैप वगैरह वगैरह। फिर हमने सीड कोट पढ़ा कि दो टाइप का होता है, और सीड पढ़ा बेस्ड ऑन कॉटिलिडॉन कि मोनोकॉट और डाइकॉट सीड्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो आज की क्लास में जो है इतना ही, आप इतना अच्छे से पढ़कर आना। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर ये सीड है ना, तो सीड में एक छेद जैसा होता है और एक स्कार जैसा होता है, ठीक है, एक छेद होता है और एक स्कार होता है। तो जो स्कार होता है यानी एक धब्बा जैसा होगा, स्कार, है ना, स्कार मतलब कुछ कुछ मार्क जैसा रह गया, एक स्कार जैसा रह गया, जैसे चोट लगी और एक धब्बा जैसा रह गया है, उसे कहते हैं हाइलम, सॉरी हीलियम, हाइलम, जो भी इसको पढ़ सकते हो आप, ठीक है, उसे कहते हैं हाइलम। और उसके ऊपर एक पोर होता है,
ठीक है, ये जो पोर होता है यहीं से सारी गैसेस वगैरह एक्सचेंज होती हैं। इसका तो मैं डायग्राम तुम्हें दिखाई देती हूँ, इसका डायग्राम दिखा देती हूँ, बाकी फिर क्वेश्चंस कल करेंगे, है ना। ये था ये, चलो ये वाली डायग्राम देख लो बस, है ना। कल क्वेश्चंस लेकर आऊंगी मैं तो ये भी पढ़ा दूंगी, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि एक टाइनी पोर होता है, एक छेद होता है बेसिकली, ये देखो ये छोटा सा छेद है यहाँ पर, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसे? माइक्रोपाइल कहते हैं। अब ये क्या है? ये एक रेमिनेंट ओपनिंग है, यानी बहुत अच्छी ओपनिंग नहीं है कि बहुत ही ऐसे मतलब आड़ी टेढ़ी सी है ना, ओपनिंग है फॉर द पोलन ट्यूब एंट्री ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो जो पोलन घुसते हैं इसके अंदर, ठीक है, पोलन ट्यूब की एंट्री वो इसी जगह से होती है, इतनी पतली सी होती है पोलन ट्यूब, तो यहीं से एंट्री करती है माइक्रोपाइल से। और ये जो धब्बा जैसा है नीचे, स्कार जैसा, इसे कहते हैं हाइलम, ठीक है। ये स्मॉल स्कार है और ये वो पॉइंट है जहां से सीड या ओव्यूल अटैच था ओवरी वॉल के साथ। मान लिया ये ओवरी है और ये ओव्यूल है, तो ये वाला हिस्सा जो यहां से टूटा, ये वाला, यहां पर एक दाग पड़ जाएगा, बेसिकली स्कार इज दाग, तो उस दाग को हम बोलेंगे हाइलम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, थोड़ा सा अंदर को धंसा हुआ होता है, आपने ये देखा होगा, माइक्रोपाइल और हाइलम, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट्स, ये मोनोकॉट डाइकॉट एग्जाम्पल्स लर्न करके आना, तो कल क्वेश्चंस करेंगे और बाकी का पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर क्लासेस करनी है, किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप adda247.com की वेबसाइट या adda247 की मोबाइल एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और यहाँ से आपको साइन अप या लॉग इन कर लेना है अगर आपने पहले साइन अप कर रखा है। ऑल कोर्सेज, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स, मोबाइल एप्लीकेशन वाले स्टोर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में एग्रीकल्चर कैटेगरी में आपको जो भी बैच चाहिए, जैसे AFO का बैच चाहिए या नाबार्ड का चाहिए, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये AFO का बैच है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको मोर ऑफर्स में जाना है और यहाँ पर 81% डिस्काउंट के लिए कैपिटल Y781A जो है वो अप्लाई कर देना है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब इन क्लासेस का फायदा यही है, जैसे AFO में आपको प्रीलिम्स भी पढ़ना पड़ता है, मेंस भी पढ़ना पड़ता है, फिर इंटरव्यू भी होता है, तो आपको सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे से एक ही जगह पर मिल जाएंगी, ठीक है। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे रिकॉर्डिंग, चाहे लाइव, चाहे कैसे भी, आपको उस टाइम पर जो सबसे लेटेस्ट बैच दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके, जो भी बैच या वैकेंसी आई होगी आपको वो बैच दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सेम प्रोसीजर के साथ ये डिस्काउंट कोड लगा के एनरोल कर लेना। क्योंकि एक प्रॉपर जो पैटर्न, एग्जाम पैटर्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस बेस्ड पढ़ाई होती है ना, वो एक अलग ही होती है सभी सब्जेक्ट्स की। अब जैसे मैं बात करूं, नाबार्ड में आपको ESI एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, लेकिन AFO में ESI जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है। AFO में आपको जो है वो क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश पढ़नी होती है और स्कीम्स ज़्यादा पढ़नी होती है, करंट अफेयर पढ़ना होता है ज़्यादा, है ना, एज कंपेरिजन टू नाबार्ड। सो ये कुछ डिफरेंसेस रहते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर बैच के अंदर ही मिलेंगे। सो मेक श्योर अगर आप सीरियस हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए तो आप उस पर्टिकुलर बैच को जरूर परचेज कीजिएगा। बाकी यूट्यूब पर तो हम हैं ही आपके लिए, आपको गाइड करने के लिए। ओके फाइन। और अगर आप ऐसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो हर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, कि आपको जो है वो AFO की भी तैयारी करनी है, आपको जो है वो नाबार्ड की भी तैयारी करनी है, सुपरवाइजर की भी करनी है, कोऑर्डिनेटर की भी करनी है, ठीक है, FCI की भी करनी है, MPRO की भी करनी है, FSO की भी करनी है, तो आप महापैक ले सकते हैं, क्योंकि महापैक में आपको सभी बैचेस मिल जाएंगे और उनकी टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, उनकी E-बुक्स भी मिल जाएंगी। तो आप महापैक पे जाएंगे, आपको मोर ऑफर्स पे जाना है। अब जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है कि वैलिडिटी जो है डबल हो या 12 महीने की हो, तो आप यहाँ पर देख लेना, लेकिन 12 महीने भी इनफ होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर तो बाकी रिवीजन और मॉक का खेल है, तो 12 महीने के लिए भी आप सभी के सभी बैचेस में आ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि 12 महीने तक जितने भी बैचेस जो हैं लगातार आपको मिलते रहेंगे, जो भी नई नई वैकेंसीज के बैचेस आते रहेंगे आपके ऐड होते रहेंगे, आपको नया नया बैच लेने की बार बार से ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक दैट
ठीक है, तो जरूर होमवर्क क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, कोई क्वेरीज हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल रिप्लाई फॉर श्योर, मैं जरूर आप सबका रिप्लाई करूंगी। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर करना है, कमेंट करके होमवर्क क्वेश्चन लिखना है और बताना है कि ये क्लास कैसी लगी और आपको सीड साइंस में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊं। बाकी शॉर्ट सेक्शन भी देखते रहा करो, शॉर्ट वीडियोस में इस चैनल के मैं आपको बहुत सारी नई नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, आपसे बात करती रहती हूँ, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी 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 नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एग्रीकल्चर अड्डा 24/7।